मम्मी जी, मेरे मायके वालों पर उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं। हमें आपकी लड़की पसंद है। मैं चाहती हूँ कि शादी 1 महीने के अंदर ही रख दी जाए, क्योंकि उसके बाद शादी का कोई अच्छा मुहूर्त नहीं आ रहा है। अंजना जी फोन पर विमला जी से बोली। विमला जी बोली, जी मैं रश्मि के पापा से बात करके आपको बताती हूँ। विमला जी फोन रखकर खुश होकर रमेश जी से बोली, सुनिए रश्मि के पापा, हमारी रश्मि लड़के वालों को पसंद आ गई है। और अंदर से घर की बनी मिठाई का एक टुकड़ा लाकर रमेश जी के मुंह में डाल दिया। मगर वे लोग चाहते हैं कि शादी 1 महीने में ही हो जाए। रमेश जी बोले, इतनी जल्दी शादी? मैं सारा इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर पाऊंगा? रश्मि उतने में ऑफिस से आ गई। विमला जी ने रश्मि को भी यह खुशखबरी सुनाई। विमला जी बोली, हमारी रश्मि बड़े नसीबों वाली है, तभी तो इतना अच्छा खानदान मिल रहा है। रश्मि बोली, माँ अगर मैं 1 महीने में शादी, हम कैसे इतनी जल्दी सारा इंतजाम कर पाएंगे? रमेश जी बोले, बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। रश्मि एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। पिता रमेश जी एक साधारण नौकरी पर कार्यरत थे। अपनी कमाई से जैसे तैसे वह घर खर्च निकाल लेते थे। रश्मि बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार और दिखने में बहुत सुंदर थी। रश्मि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर जल्द ही नौकरी पर लगकर अपने पापा का आधा बोझ अपने सर पर उठा लिया था। रश्मि का जहाँ रिश्ता तय हुआ था, वे लोग बहुत पैसे वाले लोग थे। रश्मि की सास अंजना जी ने रश्मि की सुंदरता और काबिलियत देखकर उसे अपने बेटे राघव के लिए पसंद किया था। राघव को भी रश्मि पहली नज़र में ही भाग गई थी। जब से रश्मि के घर वालों को यह पता चला था कि लड़के वाले 1 महीने में शादी करना चाहते हैं, तब से वे लोग थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि वे लोग मध्यम वर्गीय लोग थे, तो इतनी जल्दी शादी की तैयारियों में पैसा लगाना उनके बस में ना था। फिर भी रमेश जी शादी की तैयारियों के लिए पैसे जुटाने में लग गए। रश्मि ने भी अब तक जो भी कमाया था वह बैंक से निकाल लाई, और रमेश जी के पास भी जो जमा पूंजी थी वह उन्होंने शादी में खर्च करने बैंक से निकलवा ली, और वे लोग शादी की तैयारियों में जुट गए थे। कपड़े लत्ते, ज्वेलरी, सभी कुछ रश्मि के लिए खरीद लिया था, और आखिर शादी का कार्यक्रम भी अच्छे से संपन्न हो गया। रश्मि के पापा रमेश जी से जो भी बन पाया वह सारा इंतजाम उन्होंने शादी में किया था। मगर रश्मि की सास अंजना जी को लड़की वालों की तरफ से शादी में की गई एक भी व्यवस्था पसंद नहीं आई। वे शादी में तो कुछ ना बोली, मगर शादी होने के बाद दूसरे दिन अपने पति राजेश जी से बोली, क्या खाक इंतजाम किया था रश्मि के घर वालों ने? हमारे घर के नौकर भी उनकी शादियों में इससे अच्छी व्यवस्था करते हैं। मुझे तो हमारे मेहमानों के सामने शर्म महसूस हो रही थी, यह बताने कि मैं ऐसे फटीचा घर से बहू लेकर आई हूँ। अगर हमें पहले बता देते कि शादी में खर्चा करना उनकी औकात से बाहर है, तो हम शादी का पूरा खर्चा उठा लेते। कम से कम मेहमानों के सामने यह बेइज्जती तो नहीं सहन करनी पड़ती। राजेश जी बोले, भाग्यवान, लड़की वालों के हालात तुम जानती तो हो, फिर क्यों कुड़कुड़ कर रही हो? बहू कल ही ब्याह कराई है, जाओ उसके साथ मधुर रिश्ते बनाओ। मैं तो चाहता हूँ कि यह घर तुम्हारी और हमारी बहू की हंसी से हमेशा गूंजता रहे, घर में कभी कोई कलह का वातावरण ना बने, और इसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम तुम्हें लेनी होगी अंजना, क्योंकि बहू के सबसे ज्यादा करीब उसकी सास ही होती है, और अगर तुम उसे प्यार और सम्मान नहीं दे पाओगी तो वह भी तुम्हें कभी अपना नहीं समझेगी। हमारा एक बेटा और एक बेटी पहले से हैं, अब तुम समझना कि घर में बहू के रूप में एक दूसरी बेटी आई है। अंजना जी मुंह बनाकर बोली, आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब अपने तरीके से संभाल लूंगी। वैसे भी आपको क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में, आपको तो बस चुप रहना आता है। मगर मुझे लगता है कि जब तक आप सामने वाले को उसकी औकात नहीं दिखाते, उसे अपनी स्थिति का अंदाज़ा नहीं होता और वह सर पर बैठ जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कल के दिन बहू हमारे ही घर में हम पर राज करे और हमारे ही सर पर बैठ जाए। मैं पहले दिन से ही उसे यह बताकर रहूंगी कि उसके मायके में उसने देखा ही क्या है। राजेश जी बोले, अंजना, तुम्हारी बातों से मुझे बगावत की बू आ रही है। जहाँ तक संभव हो सके हमारे घर की शांति भंग मत होने देना, यह मेरी सलाह है, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। अंजना जी रसोई में आई तो देखा रश्मि नहा धोकर रसोई में आ चुकी है। रश्मि अंजना जी को देखते ही बोली, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, बताइए खाने में क्या बनाना है? अंजना बोली, खाने में क्या बनाना है वह तो मैं तुम्हें बता दूंगी, पहले तुम यह बताओ कि तुमने यह घिसे पिटे कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे कपड़े तुम्हारे मायके में पहनते होंगे, यहाँ नहीं, समझी?
रात को मैंने तुम्हें एक हैवी साड़ी दी थी और कहा भी था कि कल तुम यह साड़ी पहन लेना। वह साड़ी क्यों नहीं पहनी तुमने? रश्मि बोली, मम्मी जी दरअसल वह साड़ी बहुत हैवी थी, तो मैंने सोचा कि यह कॉटन का सूट पहन लेती हूँ ताकि रसोई में काम करना आसान हो जाए। इतनी हैवी साड़ी पहनकर रसोई में काम करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि मुझे रसोई में हैवी साड़ी पहनकर काम करने की आदत भी नहीं है। अंजना जी बोली, हमारे यहाँ ऐसे हैवी कपड़े ही पहनते हैं। तुम्हारे मायके में तो तुमने यह सब देखा नहीं होगा। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। खैर, तुम्हारे मायके में तो तुम यह फटीचर जैसे ही कपड़े पहनकर घूमते हो, लेकिन यहाँ ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। यहाँ तुम्हें हमारे तौर तरीकों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तुमने पहले ही दिन ही यह बेतुका सूट पहनकर साबित कर दिया कि तुम अपने मायके से कैसे फटीचर जैसे कपड़े लाई हो। अब से तुम तुम्हारे मायके वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनोगी, और मैं जो कपड़े तुम्हें दूंगी तुम्हें वही पहनने पड़ेंगे। आज सास अंजना जी की बातें सुनकर रश्मि के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। उसके मायके वालों के लिए इतने कड़वे शब्द उसे सहन नहीं हो रहे थे। मन तो किया कि उसका जवाब अभी दे दे, क्योंकि सहन करने से सामने वाले की ताकत बढ़ती है, मगर वह इन कड़वे शब्दों के 2 घूंट पी गई और उसने हौसला नहीं हारा। उसे रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी थी, और उसकी माँ ने भी तो उसे यही संस्कार दिए थे कि बेटा, कभी भी अपनी बात को ऊंची आवाज में मत कहो, तभी बोलो जब अति हो जाए। रश्मि सास द्वारा दी हुई अधिक हैवी साड़ी पहनकर आ गई। अंजना जी ने खाना बनाने वाली मीना से कहा कि नई बहू के साथ मिलकर खाना तैयार कर देना, और मीना, तुम तो जानती ही हो कि खाने में हमारे यहाँ क्या क्या बनता है, वही सब बना देना। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो गया। पनीर टिक्की, ड्राई फ्रूट से बना हलवा, आम का रस, मलाई कोफ्ता थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर मीना ने सर्व कर दिया। राघव, राजेश जी, राघव की छोटी बहन कंचन सभी साथ में खाने के लिए बैठ गए। रश्मि ने अपनी प्लेट में सिर्फ सलाद लिया और वह खाने लगी। राघव बोला, क्या हुआ रश्मि, तुम इतना सारा खाना छोड़कर सिर्फ सलाद क्यों खा रही हो? अंजना जी बोली, रश्मि ने अपने मायके में कभी इतना हैवी खाना कहाँ खाया होगा। इसके मायके में तो दाल, रोटी, चावल यही बनता होगा, इसलिए उसे इतना हैवी खाना खाने की आदत कहाँ होगी। खाना खाते हुए सभी लोग एक दूसरे के सामने देखने लगे। दरअसल राघव, राजेश जी और कंचन किसी को भी अंजना जी के यह शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगे, और रश्मि, वह तो बेचारी सुबह से यही सब सुन रही थी। देखते देखते 4 दिन बीत गए, मगर अंजना जी के तानों की बौछार खत्म होने वाली कहाँ थी। 4 दिन से अंजना जी कुछ न कुछ बात पर रश्मि को टोके जा रही थी। रश्मि ने जब अपनी माँ द्वारा दिए गए बर्तन निकाले तो अंजना जी हंसते हुए बोली, बस अब यही बाकी रह गया था। इसके मायके से आए यह हल्के बर्तन, जिनको अब हमें हमारे नौकरों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऐसे बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे। रश्मि फिर मन मारकर रह गई। आज उसकी माँ के द्वारा दिए गए बर्तनों का अपमान उसे अपनी माँ का अपमान प्रतीत हो रहा था। हर रोज अपने मायके वालों के लिए ताने सुनना रश्मि के लिए मुश्किल होता जा रहा था। कुछ रात को सभी फिर से साथ में खाना खाने बैठे, तब रश्मि को भी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह टेबल से उठकर चली जाए, ताकि उसे फिर कोई सासू माँ का ताना ना सुनना पड़े। रश्मि को कुछ खाते ना देख राघव बोला, रश्मि, जब से शादी हुई है देख रहा हूँ तुम ढंग से खाना नहीं खा रही हो, कहकर उसके लिए एक प्लेट में सारा खाना भरकर उसे खाने के लिए मनाने लगा। अंजना जी बोली, राघव, तू क्यों इसे बार बार जिद कर रहा है? इससे यह हैवी खाना नहीं खाया जाएगा। इसने अपने मायके में देखा ही क्या है? राजेश जी बोले, अंजना, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? बहू को शादी किए अभी 4 दिन ही हुए हैं और तुम हर बात पर
उसको और उसके मायके वालों को नीचा दिखा रही हो। अंजना जी बोली, देखा नहीं आपने शादी में कैसा इंतज़ाम किया था इसके मायके वालों ने, और फटीचर जैसे कपड़े दिए हैं इसको यहाँ पहनने के लिए। इसके लिए तो यह खाना 56 भोग जैसा है। इसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं देखा होगा। भला इससे यह खाना कैसे खाया जाएगा? रश्मि बोली, हाँ मम्मी जी, मैंने कभी वहाँ इतना हैवी खाना नहीं खाया, मगर मेरे मायके में मुझे खाना खाकर नींद अच्छी आती थी। भले ही वहाँ ऐसे 56 भोग नहीं परोसे जाते थे, मगर उस खाने में घमंड और तिरस्कार की बू नहीं आती थी। यहाँ तो आपके तानों ने ही मेरा पेट भर दिया है। इसलिए इतना खाना होते हुए भी मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। इतने महंगे कपड़े या इतने महंगे गहने पहनने का क्या फायदा जब आपको यह सब शौक नहीं, बंधन महसूस हो। आपने जैसा चाहा मैंने वैसे ढलने की कोशिश करती गई मम्मी जी, मगर आपके तानों से नहीं बच पाई और मेरी मायके वालों पर यूं उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं मम्मी जी। एक बाप अपनी बेटी की शादी में उसकी पूरी जमा पूंजी लगा देता है, फिर भी आपको शादी में कमी ही नजर आई। अंजना जी बोली, तुम्हारे पापा की इतनी परिस्थिति नहीं थी तो हमें कह देते, हम तुम लोगों को पैसा दे देते ताकि तुम लोग शादी में दिल खोलकर खर्चा कर सको। कम से कम इतने मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती तो नहीं होती। रश्मि बोली, मम्मी जी, हम लोग गरीब ज़रूर हैं मगर स्वाभिमानी हैं और मेरे पापा ने कभी किसी के आगे पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाया। दूसरों से पैसा लेकर शादी में दिखावा करना यह हमारे घर के संस्कार नहीं है। और आपको अगर मुझसे और मेरे घर वालों से इतनी दिक्कत थी तो आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? मुझे राघव के लिए क्यों पसंद किया? क्या सिर्फ इसलिए कि आप शादी के बाद मुझे और मेरे मायके वालों को ताने दे सकें? एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर ससुराल आती है, कितने सपने संजोए होते हैं उसने, मगर जब ससुराल में हर पल उसे उसके मायके वालों के लिए व्यंग सुनने मिले तो दिल छलनी हो जाता है। उसका कहकर रश्मि रो पड़ी। राघव बोला, मम्मी, आपके व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप जैसा अपनी बहू के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार आपको भी अपनी बहू से मिलेगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा रहे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी बोल रही हैं वह बोलने से पहले सोच ले, और आपने जो रश्मि के मायके की रट लगा कर रखी है उसे छोड़ दे। राजेश जी बोले, अंजना, तुम पहले से जानती थी कि रश्मि के घर वाले बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं हैं। तुमने रश्मि को उसकी सुंदरता और काबिलियत देखकर पसंद किया था, ना कि उसका घर परिवार देखकर। फिर किसी गरीब घर की बेटी लाकर उसको ताने मारना, क्या यह तुम्हें शोभा देता है? मैं तो रश्मि की हिम्मत की दाद देता हूँ कि वह बेचारी लड़की इतने ताने सुनने के बाद भी आज तुम्हें प्यार से समझा रही है। वे रश्मि की तरफ देखकर बोले, बेटा, तेरी हिम्मत ही तेरा हौसला है, इसे यूं ही बरकरार रखना। राघव की बहन कंचन बोली, मम्मी सोचो, कल के दिन अगर मेरे ससुराल वाले मुझे यूं ताने मारेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं भी तो कल किसी के घर की बहू बनूंगी। आप भाभी को इतने दिनों से कितना बुरा बुरा बोल रहे हो। यह सब देखकर मुझे तो सास नामक प्राणी से ही नफरत होने लगी है। अंजना जी को सभी की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अंजना जी ने अपनी बहू रश्मि से माफ़ी मांगी और बोली, रश्मि, मैं शायद घमंड में चूर थी, इसलिए तुम्हारे मायके वालों को इतने ताने दे बैठी। मुझे माफ़ कर दो रश्मि, आज तुम
सबने मिलकर मेरी आंखें खोल दी हैं। अब से मैं कभी रश्मि को ताने नहीं दूंगी। दोस्तों, अक्सर संपन्न ससुराल की बहू अगर एक गरीब मायके की बेटी हो तो उसे कभी भी कोई भी आकर ताना मार देता है। क्या गरीब घर की बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या गरीब माता पिता की बेटियां नहीं होती? इसलिए कभी किसी भी बेटी को ताना मारने से पहले यह ज़रूर सोच लें कि कल के दिन अगर हमारी बेटी के साथ भी उसके ससुराल में ऐसा व्यवहार हो तो क्या एक माता पिता बर्दाश्त कर पाएंगे? फिर वह अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जब हम किसी के घर की बेटी को ब्याह कर तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उसे वैसा ही प्यार और सम्मान दें जैसा हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।